से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन। और अरस्तु के बाद के यूनानी चिंतन के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे एपिक्यूरियनवाद। लेक्चर नंबर 83। तो नोट करें बेटा, अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन एपिक्यूरियनवाद, लेक्चर 83। स्टूडेंट्स, यदि हमें पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराओं को अच्छे से समझना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें यूनानी चिंतन के अंतर्गत सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को समझना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु समझने के बाद में अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है उसको समझना ज़रूरी है। जब तक अरस्तु के बाद के यूनानी चिंतन को आप नहीं समझेंगे तो आगे चल कर के आप जैसे समझौतावादी विचारक हैं, टॉमस हॉब्स हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा है, जे.एस. मिल हैं, इनको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अरस्तु के बाद की विचारधारा को समझना जरूरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन एपिक्यूरियनवाद। ठीक है बेटा, देखो हमने यहाँ आपके लिए बेहतर डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम की मदद से आप एपिक्यूरियनवाद को अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ नोट किया है कि यूनानी नगर राज्य विनाश के बाद, मतलब देखो बेटा, अरस्तु की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब होती है? 322 ईस्वी पूर्व में। अरस्तु की मृत्यु के बाद यूनान में नगर राज्यों का पूर्ण रूप में विनाश हो जाता है। अरस्तु के ही शिष्य सिकंदर महान के द्वारा नगर राज्यों को पूर्ण रूप में समाप्त किया गया। अब जब नगर राज्यों को पूर्ण रूप में समाप्त किया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप में अशांत था, चारों तरफ अशांति फैली हुई थी। अब ऐसे अशांत राजनीतिक वातावरण को शांत कैसे किया जाए? तो इस अशांत राजनीतिक वातावरण को शांत करने के लिए नए दर्शन की आवश्यकता थी। और इस नए दर्शन की जो आवश्यकता थी, इस दर्शन की आवश्यकता की पूर्ति किसमें होती है? एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद के अंतर्गत। इसलिए ये दो विचारधाराएं महत्वपूर्ण हैं। तो नोट करेंगे, यूनानी नगर राज्यों के विनाश के बाद ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी जो व्यक्तिवादी एवं विश्ववादी हो, क्योंकि यूनानी नगर राज्यों का विनाश हो रहा था। यूनानी नगर राज्यों का विनाश पूर्ण रूप में हो चुका था। तो जब नगर राज्यों का विनाश हो गया तो इसके बाद में विश्व राज्यों की स्थापना शुरू हो गई थी, विश्व साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी। मतलब पूर्ण रूप में यहाँ ये कहा जाने लगा था कि अरस्तु तक यूनान के अंतर्गत व्यक्ति के सुख का जो केंद्र था वो राज्य को माना जाता था। राजनीतिक चिंतन का केंद्र नगर राज्य को माना जाता था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अरस्तु के निधन के बाद नगर राज्यों का समापन हो जाता है। और फिर ये माना जाने लगा कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति राज्य के अंतर्गत न होकर स्वयं व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन के आधार पर प्राप्त हो सकती है। यह सुख तभी मिलेगा व्यक्ति को जब वह चारों तरफ से भयमुक्त हो जाए। तो इस स्थिति के अंतर्गत वास्तव में जो व्यक्तिवादी विश्ववादी हो, क्या ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी? क्या ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी जो व्यक्तिवादी विश्ववादी हो, मतलब जिसके अंतर्गत वास्तव में विश्व साम्राज्य की स्थापना हो रही थी और व्यक्ति के सुख का केंद्र राज्य को न मानकर स्वयं व्यक्ति को माना जा रहा था। तो ऐसे नए दर्शन की आवश्यकता थी। और ऐसे नए दर्शन की जो उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, वह एपिक्यूरियनवाद
और स्टोइकवाद के अंतर्गत होती है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जो व्यक्तिवादी विश्ववादी हो, एक ऐसे दार्शनिक की आवश्यकता थी। क्या? जब नगर राज्यों का समाप्त हो गया था, नगर राज्यों का विनाश हो गया था, नगर राज्यों का अवसान हो गया था, तो नगर राज्यों के समाप्त होने के बाद में वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी। ये नोट करना आपको, एक ऐसे दार्शनिक की आवश्यकता थी जो व्यक्तिवादी विश्ववादी हो। और व्यक्तिवादी विश्ववादी दर्शन की जो प्राप्ति होती है वह एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद के अंतर्गत उपलब्ध होती है। मतलब ये दो विचारधाराएं ऐसी हैं जो कि अरस्तु के बाद में जो अशांत राजनीतिक वातावरण था, उस अशांत राजनीतिक वातावरण को शांत बनाने में सहायक होता है, मददगार होता है। इसके बाद में हमने यहाँ नोट किया, ये महत्वपूर्ण बात है, अरस्तु के पश्चात की जो राजनीतिक विचारधारा है इसको हम 3 बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक चिंतन का प्रधान विषय व्यक्ति बन गया। मतलब अरस्तु तक राजनीतिक चिंतन का जो प्रधान विषय था वो क्या था बेटा? नगर राज्य था। लेकिन अरस्तु के बाद का जो राजनीतिक चिंतन है उसका प्रधान विषय कौन हो जाता है? राज्य के स्थान पर व्यक्ति हो जाता है, एक बात। दूसरा, नगर राज्य के स्थान पर विश्व राज्य की अवधारणा। क्या? अरस्तु तक यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु नगर राज्य था, लेकिन अरस्तु के बाद यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु विश्व राज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? विश्व राज्य बन जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना। तीसरा, अरस्तु तक वास्तविक रूप में देखा जाए तो मानवीय असमानता को माना जाता था। जैसा कि स्वयं अरस्तु ने भी ये कहा था कि यूनानी सबसे श्रेष्ठ हैं, यूनानियों को कभी दास नहीं बनाया जा सकता, यूनानियों का जन्म ही स्वामी बनने के लिए हुआ है। मतलब स्वयं अरस्तु यूनानी जाति को, यूनानियों को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, मानवीय असमानता पर बल देते थे। लेकिन अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है वह मानवीय समानता के ऊपर बल देता है, मानवीय समानता पर बल देता है, भाईचारे की भावना के ऊपर बल देता है, मानव में किसी प्रकार का भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमने नोट किया है मानवीय समानता की अवधारणा। मतलब अरस्तु के बाद का जो यूनानी राजनीतिक चिंतन है वह मानवीय समानता की अवधारणा को स्वीकार करता है। ये 3 बातें ऐसी हैं जिसको कि आपको निश्चित रूप में नोट कर लेना है। जब तक ये तीनों बातें आप नोट नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक अरस्तु के बाद के राजनीतिक चिंतन को नहीं समझ पाएंगे। अरस्तु के बाद का जो राजनीतिक चिंतन है वह इन तीनों बातों को आधार रूप में स्वीकार करता है। क्या? कि राजनीतिक चिंतन का प्रधान विषय व्यक्ति होगा, नगर राज्य के स्थान पर विश्व राज्य की अवधारणा को माना है और मानवीय समानता की अवधारणा को स्वीकार किया। जबकि अरस्तु तक ये माना जाता था क्या? कि राजनीतिक चिंतन का प्रधान विषय नगर राज्य, और इसी के साथ में नगर राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया जाता था अरस्तु तक। और इसके बाद में अरस्तु तक मानवीय असमानता को या मानवीय असमानता की अवधारणा को स्वीकार किया जाता था। लेकिन अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन राजनीतिक चिंतन का प्रधान विषय व्यक्ति को मानता है, नगर राज्य के स्थान पर विश्व राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है और मानवीय असमानता के स्थान पर मानवीय समानता की अवधारणा को स्वीकार करता है। तो ये अरस्तु तक का यूनानी राजनीतिक चिंतन हो गया और अरस्तु के बाद का यूनानी राजनीतिक चिंतन हो गया। इन 3 बिंदुओं के आधार पर इन दोनों में आप फर्क या अंतर बता सकते हैं। चलिए अब हम मूल बात पर आते हैं। एपिक्यूरियनवाद, अर्थ एवं स्वरूप। चूँकि आज हम अरस्तु के बाद का जो यूनानी राजनीतिक चिंतन है उसमें एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा की चर्चा करेंगे। क्या? एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा की चर्चा करेंगे। 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद, जिसमें से आज हम एक विचारधारा ले रहे हैं, एपिक्यूरियनवाद। तो नोट करें। सबसे पहली बात आती है कि जो ये एपिक्यूरियनवाद है इसको जन्म देने वाला एपिक्यूरस नामक विद्वान था। एपिक्यूरस के नाम से ही एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा प्रचलित होती है। अब ये जो एपिक्यूरस था इसका जन्म 341 ईस्वी पूर्व में होता है। अब ये ध्यान देना, इनका जन्म किस समय होता है? जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, वातावरण कैसा था। तो जब इनका जन्म होता है 341 ईस्वी पूर्व में, तो उस समय मैसिडोन यूनानी नगर राज्य की स्वतंत्रता का अपहरण कर रहा था। मतलब मैसिडोन के राजा फिलिप यूनानी नगर राज्यों की स्वतंत्रता का अपहरण कर रहा था। यूनानी नगर राज्यों का विनाश हो रहा था, यूनानी नगर राज्यों का अवसान हो रहा था, यूनानी नगर राज्यों के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा रहा था। तो डेफिनेटली उस समय का जो राजनीतिक वातावरण था वो अशांत था।
ऐसे अशांत राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत एपिक्यूरस ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसा कि मैंने नोट भी किया है। ऐसे अशांत राजनीतिक वातावरण में एपिक्यूरस ने दर्शन द्वारा मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब मैसिडोन के राजा फिलिप के द्वारा नगर राज्य को समाप्त किया जा रहा था, नगर राज्य की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा था, व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो ये अशांत राजनीतिक वातावरण था, तो इसमें क्या हुआ, एपिक्यूरस ने अपने दर्शन के द्वारा मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न किया। मतलब इन्होंने अपने दर्शन के द्वारा मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न किया कि मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। तो इस विचारधारा का एक अन्य प्रणेता रोमन कवि लुकेटियस था। उसकी वस्तुओं की प्रकृति, नोट करें, वस्तुओं की प्रकृति कविता में एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का समुचित रूप से स्पष्टीकरण हुआ। मतलब जो ये वस्तुओं की प्रकृति नामक कविता है, इस कविता में एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का समुचित रूप से स्पष्टीकरण हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि एपिक्यूरस और जो है लुकेटियस, एपिक्यूरस और लुकेटियस जो है एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा से जुड़े हुए विद्वान हैं। अब चूंकि ऐसे अशांत वातावरण में मनुष्य सुखी कैसे हो, मनुष्य को सुखी बनाने के लिए इन्होंने अपने विचार दिए हैं, इन्हीं की चर्चा हम आगे करेंगे। तो नोट करें, एपिक्यूरियनवाद प्रमुख विचार, मतलब मनुष्य सुखी कैसे हो, मनुष्य सुखी हो, इसके लिए जो है एपिक्यूरस ने अपनी 4 बातें बताई है। नंबर 1, आनंदवाद या सुखवाद का दर्शन। नोट करो, आनंदवाद या सुखवाद का दर्शन। एपिक्यूरस ने कहा कि भाई मनुष्य सुखी तभी हो सकता है जबकि वो सब भय से मुक्त हो, देवी देवताओं के भय से मुक्त हो, किसी से प्रेम करता है, लगाव रखता है, किसी वस्तु की चाह रखता है। ये सब मनुष्य को दुखी करते, कुछ समय के लिए भले ही ये सुखी करते हों, लेकिन अंत में इनसे दुखी ही मिलता है। इसलिए एपिक्यूरस कहते हैं कि भाई मनुष्य को पूर्ण रूप में भयमुक्त होना चाहिए, उसे किसी भी रूप में किसी देवी देवता या किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करना, किसी वस्तु से लगाव रखना, इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंत में ये व्यक्ति को दुखी करते हैं। इसलिए जो ये एपिक्यूरियनवाद है वो मानव को भयमुक्त करने का दर्शन है। मानव को भयमुक्त करने का दर्शन है कि मनुष्य किसी भी रूप में किसी से भयभीत ना हो, मनुष्य स्वतंत्र रूप में अपना जीवन जिए, किसी भी वस्तु विशेष से, व्यक्ति विशेष से भयभीत ना हो, पूर्ण रूप में भयमुक्त हो। अब यहाँ मनुष्य को सुखी बनाने के लिए एपिक्यूरियन वाद की विचारधारा ये कह रही है, एपिक्यूरियन वाद का दर्शन ये कह रहा है कि मानव को भयमुक्त कर दिया जाए, मानव किसी भी रूप में किसी से भयभीत ना हो, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से। यदि मनुष्य ऐसा कर सकता है तो पूर्ण रूप में सुखी हो सकता है। दूसरा, धर्म विरोध। नोट करें, दूसरा है धर्म विरोध। मतलब एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का दूसरा विचार है धर्म विरोध। धर्म विरोध का क्या मतलब है? यहाँ पर एपिक्यूरस कह रहे हैं कि सामाजिक संस्थाओं, विज्ञान, कला, संस्कृति, धर्म का निर्माण मानव विवेक और परिश्रम का परिणाम है। अर्थात वास्तव में यहाँ पर एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा ये कहती है कि सामाजिक संस्थाएं, विज्ञान, कला, संस्कृति, धर्म का निर्माण मानव विवेक और परिश्रम का परिणाम है। मतलब यहाँ एक प्रकार से इनका कहना है कि स्वयं मानव अपने विवेक से इनका निर्माण करता है, और मानव अपने विवेक से इनका निर्माण करता है। तो जहाँ कहीं भी मानव को इनसे दुख मिलता है तो फिर ऐसी स्थिति में इनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, इनको समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए ये जो है धर्म का भी विरोध करते हैं। तीसरा है राजनीतिक जीवन के बारे में पलायनवादी दृष्टिकोण। नोट करो, राजनीतिक जीवन के बारे में पलायनवादी दृष्टिकोण। नोट करो, राजनीतिक जीवन के बारे में
पलायनवादी दृष्टिकोण। एपिक्यूरस नामक जो विद्वान हैं, इनका कहना है कि भाई राजनीति के पचड़े में फंसो ही मत। इनका कहना है कि मानव को तब तक राजनीति में नहीं फंसना चाहिए जब तक कि परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए बाध्य ना कर दें, क्योंकि राजनीति में मनुष्य यदि भाग लेगा तो निश्चित रूप में वह सत्ता से लालसा रखेगा, सत्ता से प्रेम करेगा, शक्ति से प्रेम करेगा। सत्ता शक्ति से प्रेम करेगा, लगाव रखेगा तो निश्चित रूप में वह मानसिक रूप में अशांत होगा। इसलिए इनका कहना है कि मनुष्यों को यदि पूर्ण रूप में सुखी होना है तो उन्हें राजनीति के पचड़े से दूर रहना होगा, राजनीति से दूर रहना होगा, राजनीतिक संस्थाओं से दूर रहना होगा, राजनीति से पलायन करना होगा, राजनीति से पूर्ण रूप में दूरी बनाकर रखना होगा। यदि मनुष्य राजनीति से पूर्ण रूप में दूरी रखेगा, राजनीतिक पदों से दूरी रखेगा, शक्ति सत्ता से दूरी रखेगा, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य पूर्ण रूप में सुखी हो सकता है, क्योंकि मानव को सुखी बनाने के लिए तो इन्होंने अपने विचार दिए हैं। और आज आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की चाह यही होती है कि मैं राजनेता बनूं, जबकि ये कह रहे हैं कि राजनीति से दूरी बनाओ तभी आप सुखी हो सकते हैं। तो दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है। चौथा है राज्य की उत्पत्ति, न्याय और विधि संबंधी विचार। आप जरा देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति, न्याय और विधि संबंधी विचार भी इन्होंने दिए, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो मानव को सुखी बनाने के संदर्भ में दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा है, अर्थात जो एपिक्यूरस नाम के विद्वान हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी है, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। अब देखो, मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी है, ये बात आगे चल करके समझौतावादी विचारक हॉब्स ने भी कही है, और हॉब्स की विचारधारा के ऊपर एपिक्यूरियनवाद का पूरा प्रभाव पड़ता है। हॉब्स को आप तभी समझेंगे जबकि आप एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा को समझ पाएंगे। इसलिए एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा मनुष्य की प्रकृति को ये बताती है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से स्वार्थी है, मतलब मानव स्वभाव से स्वार्थी है, लालची है, छली है, कपटी है, पशु से ज़्यादा हिंसक है। ये बात ये मान करके चलता है। इसलिए ये जो एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा है ये मानकर चलती है कि राज्य व्यक्ति स्वाधीन संस्था है, न कि कोई प्राकृतिक या प्राकृतिक संस्था। मतलब एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा ये कहती है कि जो राज्य है वह मनुष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा स्वनिर्मित संस्था है, व्यक्ति के द्वारा निर्मित संस्था है, न कि प्राकृतिक संस्था। जबकि प्लेटो ने अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना था, लेकिन अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है वो राज्य को जो है स्वनिर्मित संस्था मानता है, राज्य को समझौते का परिणाम मानता है। अब राज्य को समझौते का परिणाम मानता है, ये बात आगे चल करके हॉब्स ने भी स्वीकार की थी। तो हॉब्स की विचारधारा के ऊपर जो है एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का पूरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में न्याय की बात आती है, विधि की बात आती है, मतलब कानून की। न्याय एवं विधि भी प्रकृतिजन्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति स्वनिर्मित संस्था है, मतलब व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, अर्थात न्याय भी और कानून भी व्यक्ति के द्वारा निर्मित हैं। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा कहते हैं कि संपूर्ण न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है, और न्याय की तरह कानून को इन्होंने रूढ़िजन्य माना है। मतलब न्याय को भी रूढ़िजन्य माना है तो कानून को भी इन्होंने रूढ़िजन्य माना है। क्या माना है? रूढ़िजन्य माना है। तो कहने का भावार्थ यहाँ ये होगा कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा समझौता सिद्धांत की बात करती है, जो है राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते हैं ये। ठीक इसी प्रकार से न्याय को और कानून को भी जो है ये व्यक्ति के द्वारा निर्मित मानते हैं, प्राकृतिक नहीं मानते हैं। ये जो है एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा मानती है। तो आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर एपिक्यूरियनवाद के विचारों को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। कंपटीशन में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो इन 4 बिंदुओं से बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। और यदि आपसे स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में, अर्थात BA की परीक्षाओं में एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का प्रश्न पूछा जाता है तो एपिक्यूरियनवाद के विचारों को इन 4 बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे समझा सकते हैं। मैंने संक्षेप में गागर में सागर भरने वाली बात बता दी है, बाकी आप इसकी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। अब जो ये एपिक्यूरियनवाद का दर्शन है, एपिक्यूरियन दर्शन का प्रभाव क्या पड़ा? ये तो निश्चित है, कोई भी दर्शन उसका प्रभाव आगे चल करके पड़ता ही पड़ता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एपिक्यूरियन दर्शन अर्थात इस दर्शन के अनुसार श्रेष्ठ जीवन आनंद के उपभोग में निहित है।
मतलब एपिक्यूरियन दर्शन ये कहता है क्या कि जो श्रेष्ठ जीवन है वो आनंद के उपभोग करने में है। मतलब ये कहते हैं कि भाई श्रेष्ठ जीवन आनंद के उपभोग करने में है, आनंद के उपभोग करने में, सुख के उपभोग करने में है। लेकिन इस दर्शन ने आनंद का नकारात्मक अर्थ लिया है। इस दर्शन का भाव सार्वजनिक जीवन की चिंताओं से निवृत्ति का भाव है। मतलब इनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन से अलग रहा जाना चाहिए, सार्वजनिक जीवन से अलग रहा जाएगा, राजनीति से अलग रहा जाएगा तो ही मानव सुखी हो सकता है। तो नकारात्मक रूप में इन्होंने आनंद का अर्थ लिया जो कि श्रेष्ठ नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट बात है इस दर्शन मतलब एपिक्यूरियनवाद। इस दर्शन का दार्शनिक आधार विशुद्ध भौतिकवाद है। क्या है? विशुद्ध भौतिकवाद है। इसके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति आप नोट करेंगे इसको। इसके अनुसार, किसके अनुसार? एपिक्यूरियनवादी दर्शन के अनुसार। इसके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति राजनीति के पचड़े में तब तक नहीं पड़ता, नोट करेंगे, राजनीति के पचड़े में तब तक नहीं पड़ता जब तक परिस्थितियां उसे बाध्य नहीं कर देती। मतलब इनका कहना है कि मनुष्य को राजनीति के पचड़े में नहीं फंसना चाहिए, और जब परिस्थितियां बाध्य कर देती है तो एक अलग बात है। बाकी राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में यदि आप फंसते हैं, भाग लेते हैं तो निश्चित रूप में आप दुखी होंगे। इसलिए राजनीति से, सार्वजनिक जीवन से अलग रहने की बात करती है ये विचारधारा। और इसके बाद में अंत में हमने नोट किया है एक समझौतावादी विचारक हैं, वैसे 3 समझौतावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, लेकिन हॉब्स के ऊपर एपिक्यूरियनवाद का प्रभाव पड़ा है, इसलिए हमने नोट किया है हॉब्स में इस दर्शन का पुनरोदय होता है। मतलब हॉब्स के दर्शन में, हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में इस दर्शन का, मतलब एपिक्यूरियनवाद का, इस दर्शन का पुनरोदय होता है। अर्थात एपिक्यूरियनवाद की जो विचारधारा है, अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है, इस यूनानी चिंतन के अंतर्गत जो एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा है, इस एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का जो पुनरोदय होता है वो हॉब्स की विचारधारा में जाकर के होता है। अब आप देखिएगा हॉब्स की विचारधारा को आप पूर्ण रूप में तभी समझ पाएंगे जबकि आप एपिक्यूरियनवाद को समझेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझना है तो हमको क्रमबद्ध रूप में एक एक कड़ी को समझते हुए आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को पूर्ण रूप में नहीं समझ पाएंगे। ये हो गया आपका अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन, जिसके अंतर्गत हमने एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा को आज स्पष्ट किया है। इसकी जो दूसरी विचारधारा है स्टोइकवाद की चर्चा हम अगले लेक्चर में 84 के अंतर्गत करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, मुझे विश्वास है एपिक्यूरियनवाद को आप अच्छे समझ गए होंगे। एपिक्यूरियनवाद को समझने के लिए इसकी एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखनी है। वो सिर्फ बात यही है क्या कि वास्तविक रूप में ये जो दर्शन है ये मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न करता है, मानव को सुखी बनाने का प्रयत्न करता है। और मानव को सुखी बनाने का प्रयत्न करता है तो इसका कहना है कि मनुष्य सुखी तभी हो सकता है जबकि वह राजनीति के पचड़े से दूर रहे, सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। पुनः कह रहा हूँ मैं, यह विचारधारा, यह दर्शन मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न करता है। और इसका कहना है कि मनुष्य सुखी तभी हो सकता है जबकि राजनीति से दूर रहे, सार्वजनिक जीवन से दूर रहे, सभी प्रकार के भय से मुक्त हो, किसी प्रकार के भय के अधीन न हो। यदि मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त होगा, राजनीति से दूर रहेगा, सार्वजनिक जीवन से दूर रहेगा, तो इसका कहना है कि वह मनुष्य पूर्ण रूप में सुखी हो सकता है। यही इस दर्शन का, इस विचारधारा का सार है, सारांश है, निष्कर्ष है। मुझे विश्वास है एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।